इंडियन अचीवर्स के हमारे सभी साथियों को मेरा और मेरे साथी डॉक्टर विजय गौड़ की ओर से बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। दोस्तों, हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स को लेकर, और इस बार हमारी फोकस कंट्री है सिंगापुर। सिंगापुर में भी एक मिनी भारत बसा हुआ है, शायद आपको पता होगा। और सिंगापुर में ही रहने वाले आज के हमारे जो दो खास मेहमान हैं, डॉक्टर संध्या सिंह और विनोद दुबे जी। विनोद दुबे जी लेखक भी हैं मन से, और बाय प्रोफेशन वो कैप्टन है मर्चेंट नेवी में। और संध्या जी नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर में हिंदी और तमिल विभाग की प्रमुख हैं, और वो हिंदी के विस्तार के लिए काफी काम करती हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और मेरे साथी डॉक्टर विजय गौड़ की ओर से हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। और संध्या जी, मैं चाहूंगा कि आपसे शुरू करूं अपनी वार्तालाप को, और आप लघु, बहुत ही छोटे शब्दों में, कम शब्दों में अपना परिचय देते हुए आप हमें ये बताइए कि आपका हिंदी से खास मोह है और आप हिंदी के लिए वहां पर काफी कुछ करती हैं। आ, थोड़ा सा इस बात को खुलकर बताइए कि वहां पर लोग हिंदी को लेकर कितने उत्सुक रहते हैं या कितनी रुचि दिखाते हैं, और आप एक्चुअल में हिंदी को वहां पर कैसे बढ़ा रही हैं। धन्यवाद राजीव जी और गौर साहब, आप दोनों का आभार इस मंच से जोड़ने के लिए। यहाँ जो आपने कहा लघु भारत है, तो जब भारत है तो हिंदी तो रहेगी ही ना, वो कहाँ उससे अलग हो पाएगी, तो वही जी। स्थिति है। और वास्तव में लोगों में उत्साह अगर नहीं होता तो सिंगापुर को मैं कहती हूँ कि हजारों विद्यार्थियों का देश है, जहाँ विद्यार्थी सीख रहे हैं हिंदी भाषा। तो यहाँ बाकी देशों के मुकाबले हिंदी की स्थिति बहुत अच्छी है। अभी 13, 14, 15 को क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें 300 से भी ज्यादा लोगों की प्रतिभागिता रही है। तो ये दिखाता है कि सिंगापुर के स्थानीय लोगों में हिंदी के प्रति उत्साह है और काफी कार्य हो रहा है, क्योंकि यहाँ शिक्षण से हिंदी जुड़ी हुई है। जहाँ सिर्फ साहित्य होता है वहां एक वर्ग तक सीमित रह जाती है हिंदी। वो शायद बाहर ज्यादा निकलती है, लेकिन उस देश में एक वर्ग से सीमित रहती है। लेकिन चूंकि यहाँ युवा पीढ़ी जुड़ी है, शिक्षक जुड़े हैं, हमारे बालक जुड़े हुए हैं, तो हिंदी के वाहक हैं जो आगे ले जा रहे हैं। जी, तो दुबे जी, वंदना, ये संध्या जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हमें हिंदी की स्थिति वहाँ। आप बताइए, आप एक उपन्यासकार हैं, नाविक भी हैं, क्या स्थिति है सिंगापुर में? आम आदमी हिंदी में बोलचाल में प्रयोग कर रहा है या ज्यादातर तमिल का ही बोलबाला है? देखिए, सिंगापुर सदियों से हमारे व्यापारिक संबंध रहे हैं सिंगापुर से। तमिल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हिंदी के प्रचार प्रसार को लेके आपका क्या आकलन है इस बारे में? विजय जी, सबसे पहले नमस्कार इस मंच के लिए। राजीव जी का भी धन्यवाद और संध्या जी का भी धन्यवाद यहाँ जोड़ने के लिए। संक्षेप में कहूँ तो अगर मैं सिंगापुर की बात करूँ, 60 लाख के इस पॉपुलेशन में तकरीबन 4 लाख भारतीय हैं, और उसमें से जैसा कि आपने बहुत सही फरमाया, तकरीबन 2 लाख तमिलियंस हैं। तो जो नंबर ऑफ पीपल हैं हिंदी वाले, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि वो किसी कोने में है और उन्हें नहीं देखा जा रहा है। हालांकि एक समय था जब तमिल यहाँ की मुख्य भाषा हुआ करती थी और हिंदुस्तानियों को सिर्फ तमिलियन की तरह ही देखा जाता था, लेकिन पिछले 10 से 20 सालों में संध्या जी जैसे लोगों की वजह से हिंदी की जो स्थिति है पब्लिकली बहुत बदली है। मैंने 2 उपन्यास लिखे हैं, 3 कविताओं के संग्रह लिखे हैं, और ये सब कुछ मैंने सिंगापुर में रहते हुए किया है। और ये मैं नहीं कर पाता अगर मुझे इस तरह के मंच दिए जाते जहां ये बताया जाता कि आपकी दिल की भाषा किसी को उसी भाषा में समझाई जा सकती है, सुनाई जा सकती है। तो मैं 2014 में यहाँ आया हूँ, और 2014 से 24, 10 साल में मैं कह सकता हूँ कि हिंदी आज हर जगह लगभग आ चुकी है। चाहे हमारे सांस्कृतिक सम्मेलन हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे काव्य मंच हो। और जैसा संध्या जी ने कहा कि चूंकि ये पढ़ाई में आ चुकी है, तो ये भी निश्चित है कि अगली जो पीढ़ी आ रही है वो भी लगातार हिंदी की जो दीप है उसको जलाती जा रही है। तो ऐसा नहीं कि वो कहीं मिट जाएगी सिर्फ साहित्यकारों तक। और कुल मिला जुला कर बस यही कहना चाहूंगा कि अगर हम एशिया में बात करें तो सिंगापुर की ध्वजा सबसे ऊपर लहरा रही हिंदी को लेकर। जी, तो इसी अच्छा।
संध्या जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। देखिए, मैं देख रहा था आपका ये बायोडाटा, तो 1975 में से लेके आज तक लगभग सभी विश्व हिंदी सम्मेलन में मैं गया, एक दो को छोड़ के। मेरा जो एक 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 पर्सनल आकलन ये है कि ज्यादातर कागजी कार्रवाई होती है। क्यों नहीं आज हम 70-80 साल के बाद भी 1949 में ये हमने राजभाषा का दर्जा दे दिया था, तो क्यों नहीं आज तक हम हिंदी को वो पा पाए जो होना चाहिए था राष्ट्रभाषा का। कागजी कार्रवाई बहुत हो चुकी, बहुत होती है। हर बार मैं देखता हूँ विश्व हिंदी सम्मेलन में बड़े बड़े भाषण होते हैं। क्यों, आप क्या समझती हैं, ऐसा क्यों हुआ है? भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय जो नीतियां बनी उनका बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका मैं मानूंगी इस क्यों नहीं हिंदी आज राष्ट्रभाषा है या आगे भी वो नहीं बन पाएगी, जो शायद सुनने में अच्छा नहीं लगे, पर जो स्थिति है वो यही होगी, क्योंकि अब भारत वो भारत नहीं है जो जो एक उसी समय चीन को भी हमारे सामने आया और वहां एक भाषा हुई और आज उस वो भाषा ही है। लेकिन भारत चूंकि बहुभाषी देश के रूप में प्रसिद्ध हुआ, बहुभाषी देश के रूप में आगे बढ़ा, तो किसी एक भाषा को थोपने वाली बात हो गई। और आज हम कोशिश करें तो अभी आपने जब 2020 में जब नई शिक्षा नीति आई उसके पहले भी आपने देखा होगा किस तरह से विरोध हुआ। तो ये कितना हिंदी कितनी भी प्रगति कर ले, कितना भी फैल जाए, लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा उसे इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है। और भारत में जो एक उत्तर दक्षिण का विभाजन शुरू से जो मन में भर दिया गया है वो है नहीं, लेकिन उसे उस तरह की एक रेखा खींच दी गई है। जैसे आपने अभी कहा कि तमिल ज्यादा यहाँ प्रभावी है, तो बिल्कुल है। और चूंकि वो लोग पहले आए तो वो वही प्रभाव में भाषा रहेगी, यहाँ की आधिकारिक भाषा है वो। तो वही स्थिति हिंदी की है। आज हिंदी को हम चाहें कि वो राष्ट्रभाषा का दर्जा इतनी आसानी से उसे मिल जाएगा, कितने भी सम्मेलन करा लीजिए, वो नहीं मिलेगा। हाँ, हिंदी की पहुंच बढ़ेगी, जरूर जरूर पहुंच बढ़ रही है और बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ये अवश्य। दुबे जी, आप मन से लेखक भी हैं और मर्चेंट नेवी में भी हैं। संध्या जी ने हिंदी की बात करी और आपने कहा कि लगभग आधी पॉपुलेशन तमिलियंस की है। ठीक है, हालांकि है वो भारतीय है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो ये टोटल 4 लाख हैं, आपस में वो अब त्योहारों का समय भी आ रहा है, तो ये बताइए जरा खुलकर और बेबाकी से कि जो हमारे भारत के त्योहार हैं, तमिल लोग अलग से मनाते हैं या आप लोग अलग से मनाते हैं या मिलकर मनाते हैं? एक दूसरे से आप दोनों समुदायों का कितना इंटरेक्शन है और वहां पर वो भारतीय के रूप में रहते हैं या नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के रूप में रहते हैं? जरा इसके ऊपर बताइए। तो राजीव जी, मैं अपने लहजे में ही बताता हूँ, ज्यादा पॉलिटिकल आंसर तो नहीं दूंगा मैं उसके लिए। नहीं, लहजा अपना ही हो, सच्चाई वाला लहजा हो। मैं जहाजी हूँ और मैंने अपने जीवन में तकरीबन 15 साल पानी के जहाजों पर गुजारा है और वहां पर अक्सर चीफ इंजीनियर्स तमिलनाडु के हुआ करते थे, वर्कर्स गुजरात के हुआ करते थे, तरह तरह के जगहों से लोग आते थे। पर एक हिंदी ऐसी भाषा थी जो एक कॉमन थ्रेड की तरह हुआ करती थी। शुरुआती दिनों में मुझे बड़ा अजीब लगता था उनका बोलने का जो तरीका था। तो मैं बनारस से था और मुझे लगता था यार इतनी अशुद्ध हिंदी क्यों बोलते हैं, हिंदी के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों किए जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया था कि जिस परिवेश में उन्हें बड़ा किया गया था कि आपको हिंदी के खिलाफ अपनी भाषा लेनी है, जस्ट बिकॉज हमारा वो प्रोफेशन था, उसके लिए उन्होंने मान लिया कि ये कॉमन भाषा है जिसके जरिए एक दूसरे से हम जुड़ सकते हैं। और वो जुड़ गए। जब मैं दुबई ड्राई डॉक में था वहां पे पाकिस्तानी आदमी भी, या फिर जब मैं पोलैंड में था वहां पाकिस्तानी आदमी भी लगता था जैसे यही मेरा पड़ोसी है और सबसे करीबी आदमी है। तो ठीक वैसे ही सिंगापुर में वो जो नॉर्थ साउथ का विभाजन है वो जितना भारत में है उतना यहाँ नहीं दिखता है। जब आप यहाँ आते हैं तो आपको एक चाइनीज शक्ल से अलग एक भारतीय शक्ल का आदमी सबसे पहले अपना दिखता है, उसके बाद आप ढूंढते हैं कि क्या वो हमारी भाषा लगभग बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा। तो यहाँ हमने ये माना है कि तमिलियंस पहले आए, उन्हीं की वजह से ये लोग दिवाली जानते हैं, उन्हीं की वजह से इंडिया जानते हैं ये। तो वो बड़े भाई का दर्जा हम हमेशा देते हैं और उसमें कोई शिकायत नहीं है।
और हम सब पहले इंडियन है यहाँ पर, उसके बाद साउथ या नॉर्थ की बात आती है। तो ये जो साउथ नॉर्थ का डिवाइड है यहाँ पे भारत की तुलना में बहुत कम है। और जो त्योहार मनाते हैं, इनफैक्ट मैं सही कहूँ तो ओणम, पोंगल या जो उनके त्योहार हैं, जो साउथ के त्योहार हैं, या होली, दिवाली, जो खासकर से हमारे त्योहार हैं, होली खासकर से, यहाँ पे मैं जितना मिक्स देखता हूँ उतना भारत में नहीं देखता। मजबूरी भी तो हो सकती है ये, क्योंकि दूर बैठे हैं, गिने चुने लोग हैं, तो वो मजबूरी में भी मिक्सिंग होती होगी। मजबूरी कह लें या कह लें कि इसी तरह से, क्योंकि आदमी को तो सुख चाहिए होता है और वो किसी न किसी में अपनापन ढूंढता है। तो हम इतनी दूर आ चुके हैं कि हमें सबसे पहले खुद एक होना होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि हम अलग हैं कि पास में हैं। तो मेरे ये ख्याल इसमें से आपका लेखक झलक रहा है, आपके जवाब में लेखक झलक रहा है, मजा आ रहा है जी। तो चलिए संध्या जी, ये तो हुई हिंदी की बातचीत। थोड़ा सा अब हमें सिंगापुर के बारे में बताइए। सिंगापुर दुनिया भर में, मैं तो कभी नहीं गया, पर सिंगापुर ऐसा जैसा पढ़ते हैं हम, काफी अमीर देश है, सुख सुविधाओं से संपन्न देश है, मजदूरों की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, मैं जो देख रहा था उसमें हाईली कैपिटलाइज्ड सोसाइटी है। तो जो आप तो बहुत साल से रह रही हैं वहां, थोड़ा सा बताइए किस तरह की सुख सुविधाएं हैं। अब हमने देखा कि बहुत सारे उस एरिया के, जैसे न्यूजीलैंड है, हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए भी 6 महीने की वेटिंग है। कनाडा है, मेडिकल सुविधाएं टूट गई हैं लगभग। तो इस तरह का क्या स्थिति है, जीवन की क्या स्थिति है, किस तरह जी रहे हैं? भारत से नजदीक है सिंगापुर, तो भारतीयों का आना जाना बहुत यहाँ आम है। आप सबने काफी कुछ इसके बारे में सुना ही है। और जैसा आपने कहा कि दुनिया के अमीर देशों में से एक देश है, महंगे देशों में से एक देश है। और सिंगापुर चूंकि एक शहर देश है, तो इसकी व्यवस्था आदि आसान है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने जिन देशों की चर्चा की कि मेडिकल व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, यहाँ भारत से बहुत सारे मंत्री लोग, आपने भी समाचार पत्रों में पढ़े होंगे, यहाँ इलाज कराने आते हैं। या कई अन्य देशों, जो साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, चाहे इंडोनेशिया हो या अन्य देश हो, वहाँ के लोग यहाँ मेडिकल सुविधाएं लेने के लिए यहाँ आते हैं। तो ये सभी चीजें यहाँ बहुत उच्च स्तरीय है। महंगा देश बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो चीजें आसान नहीं है, सस्ती नहीं है, लेकिन हर कुछ संभव है। और जहां आपने मजदूरों की बात की कि स्थिति उनकी खराब है, मुझे लगता है कि दूसरे देशों से यहाँ स्थिति बहुत अच्छी है। मैं अमेरिका या यूरोप में जब मैं सड़कों पर देखती हूँ कि कार्टन में सो रहे हैं मजदूर, वो स्थिति यहाँ नहीं है। आपको बेघर लोग यहाँ बहुत मुश्किल से दिखाई देंगे, शायद ना के बराबर। तो यहाँ जो स्थिति है, मजदूरों को जो भत्ता दिया जाता है कम है, ऐसा नहीं कहूंगी कि ज्यादा है, वो बहुत कम है कई दूसरे देशों के मुकाबले, लेकिन उनकी स्थिति कई देशों के मुकाबले बहुत अच्छी है। और कुल मिलाकर यहाँ का जो आम जीवन है, मैं यहाँ करीब 27-28 साल से रह रही हूँ, 28 साल से करीब हूँ, तो आम जीवन कम में भी है और ज्यादा में भी है। तो आपको दोनों तरह का जीवन दिखाई देगा। और बाहर जब आप रेफल्स प्लेस चले जाइए, सिटी हॉल चले जाइए, जो यहाँ का मुख्य क्षेत्र है, तो वहां आपको पता नहीं चलेगा कि आपके बगल में अंबानी है या आपके बगल में कोई मजदूर है। वो अगर पहन ओढ़ के निकल गए तो आप किसी को, या बिना मतलब घर के कपड़ों में ही आपको सब दिखाई देंगे, या बहुत ही उसमें। तो यहाँ वो विभेद करना आसानी से नहीं आप कर सकते, जो भारत या अन्य देशों में हम देख पाते हैं। तो वो चीजें मुझे लगता है कि यहाँ कई देशों के मुकाबले बहुत अच्छी है। और मुझे तो वैसे भी ये देश बहुत पसंद है, क्योंकि अब 28 साल से हूँ, तो यही देश अब अपना ज्यादा लगता है। ठीक है दुबे जी, आप तो घुमक्कड़ हैं, आप लेखक हैं, और आपने कई देशों के दौरे किए हैं, पानी में वक्त गुजारा है 15 वर्ष। आप ये बताइए कि सिंगापुर एक छोटा सा शहर की तरह देश है, संध्या जी ने बताया। आप हमें बताइए कि वहां पर क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, पढ़ाई को लेकर, रोजगार को लेकर, सेटल होने को लेकर। क्या वहां की सरकार एनकरेज करती है, जैसे कि भाई कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की तो इकोनॉमी टूरिज्म और शिक्षा के ऊपर ही टिकी हुई है ज्यादातर। तो सिंगापुर को लेकर आपका माने क्या फीडबैक है? तो सबसे पहले मैं संध्या जी जहाँ पे समाप्त करती हैं उसी को लेके आगे बढ़ता हूँ। उन्होंने कहा कि 28 साल हो गए और मुझे तो बड़ा प्रिय देश है। तो इनका ही नहीं, यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों का यही कहना है। मेरी कविता की एक लाइन है कि अब यही नियत इस देह की, इसका दो तरफा व्यापार रहेगा, एक मिट्टी ने पाला पोसा दूजी का नमक उधार रहेगा। तो एक तरह से मैं सच कहूँ राजीव जी, तो
संध्या जी की बात को और जोड़ता हूं कि दुनिया में अगर देखें महंगाई में, तो मोनाको, स्विट्जरलैंड ऐसे टूरिज्म वाले देश जहां सिर्फ टूरिज्म होती है, जहां उनका कुछ नहीं है, उनके बाद एक प्रॉपर अगर कोई देश महंगाई में आता है तो सिंगापुर आता है। उसके बाद भी लोग यहाँ रहना चाहते हैं, तो ये अपने आप में ही बताता है कि आखिर क्या ऐसा खास है। तो आदमी की जो आमूल चूल जरूरतें हैं ना, सेफ्टी, सिक्योरिटी, रहने का घर, साफ सड़कें और साफ पानी, इस देश ने, और ट्रांसपोर्टेशन, इस देश ने इस चीज पर बहुत जोर दिया, और इसीलिए दुनिया में इमिग्रेशन के लिए ये वन ऑफ द टॉप कंट्रीज है। अब चूंकि ये छोटा देश है, कहते हैं एक छोटा सा टापू है और 63 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, पर मेन सिंगापुर जो है वो एक, जो इनका सबसे बड़ा आइलैंड है। अब चूंकि ये छोटे क्षेत्रफल का देश है, दिल्ली से लगभग आधे क्षेत्रफल का देश है, और हर कोई इस सुविधा को पाना चाहता है, तो हर कोई चाहता है कि यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाए, क्योंकि अगर आप सिंगापुर के सिटीजन हैं तो आपको कई देशों में बिना वीजा जा सकते हैं, आपके ऊपर एक चस्पा लग गया कि एक बहुत ही अच्छे देश का नागरिक है। तो एक समय सीमा तक इन्होंने इस चीज को काफी चलने दिया। आप अगर इनकी पढ़ेंगे हिस्ट्री को, तो 2010 तक इन्होंने इस चीज को काफी आने दिया कि जो भी इन्हें टैलेंटेड लोग लगे, इन्होंने इसको भरपूर आने दिया। उसके बाद जब इन्हें लगा कि हमारे क्षेत्रफल पर और हमारी सुविधाओं पर अब दबाव ज्यादा बढ़ने लगा है, तो वहीं से इन्होंने इस पर रोक लगानी शुरू कर दी और एक लिमिटेड कर दिया कि अब इतने ही लोग आ पाएंगे। तो मुझ जैसे लोग जो आना चाहते हैं, संध्या जी जैसे लोग बहुत पहले आ चुके हैं, यहाँ के नागरिक हैं, हम जैसे लोग आज भी यहाँ फॉरेनर हैं और चाहते हैं कि यहाँ रहें, तो इस सारी इज्जत के बाद की वो अभी भी हमें नहीं मिला है, वो मैं ये मानता हूँ कि भाई ये इनका अपना मामला है और इनका अपना दबाव है अपनी सुविधाओं के लिए। लेकिन अगर ये किसी को नहीं दे रहे हैं, इससे ये बुरे नहीं हो जाते। इनफैक्ट हमें इनसे सीखने की जरूरत है। आज इस पोजीशन में है कि हम जैसे लोग जो कहने के लिए मर्चेंट नेवी कैप्टन है, किताबें लिख रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि इस देश में बस जाएं। तो ये देश रहने और बसने के लिए, पढ़ाई के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अभी निश्चित में इनके क्षेत्रफल पर दबाव है, इसलिए आने वालों की संख्या इन्होंने बिल्कुल ही कम कर रखी है। एक छोटा सा इसी में सवाल है कि दबाव है तो इन्होंने रेस्ट्रिक्टेड कर रखा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को लेकर कोई फर्क है, या जो स्किल्ड है जैसे आईटी एक्सपर्ट्स हो गए या आप जैसे हो गए, इनके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका सारा जोर, सबसे बड़ा जोर इसी बात पर है। एक तो एथनिसिटी है कि ये चाहते हैं कि इनका एथनिक रेशियो मेंटेन हो। 75% चाइनीज हैं, 15% मलय हैं, बाकी 7 से 8% इंडियन हैं। तो नंबर में वो चाहते हैं मेंटेन हो, लेकिन वो जो लोग आए वो आए जो इनके पास नहीं है। जैसे एक समय हुआ करता था जब भारत में आईटी बूम था और यहाँ पे आईटी में उतने प्रोडक्ट्स, इतने लोग नहीं थे, तो इन्होंने खूब आईटी के लोग आने दिए। लेकिन 2010 से 12-15 आते आते इनको ये रियलाइज हो गया कि हमारे पास आईटी के बहुत से बच्चे अपने हैं, तो हम क्यों बाहर से किसी को आने दें। शिपिंग एक टफ प्रोफेशन है और कैप्टन बनने के लिए आपको 15 साल जहाज पे गुजारना पड़ता है। अब अचानक एक पढ़ाई करके कैप्टन नहीं बन जाते हैं। तो अभी भी इनको ये समस्या है कि इनके बच्चे नहीं जा रहे हैं जहाज पर, तो हमें आने देते हैं। आज एम्प्लॉयमेंट पास मिलना यहाँ पे इतना आसान नहीं है। आपकी कम से कम सैलरी इतनी ज्यादा हो कि आप अपने परिवार को ला सकें। इनफैक्ट आप इनके ऊपर लोड ना बन पाए, बल्कि आप इतनी सैलरी मिल सके आपको कि आप इनको दे ही घर को संभालें। तो इसलिए ये इस बात पर सबसे बड़ा जोर है इनका कि वही लोग आए जो इनको सबसे ज्यादा इनकी जरूरत है। तो स्किल लेबर होना इनके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो संध्या जी, आप तो शिक्षक हैं, शिक्षा की स्थिति के बारे में बताइए। वहाँ जो काफी अच्छे विश्वविद्यालय हैं आपके यहाँ, आप तो खुद एक नेशनल यूनिवर्सिटी में हैं, प्रोफेसर हैं, तो क्या स्थिति है? कितनी महंगी है? कितने भारतीय आते हैं? कितने अफोर्ड कर पाते हैं? स्टूडेंट्स की क्या स्थिति है? पढ़ाई की क्या स्थिति है? थोड़ा सा उन बच्चों को बताइए जो भारत में रह के आना चाहते हैं, बाहर आके पढ़ना चाहते हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए। जी, तो आप सब जानते हैं कि सिंगापुर मेरिटोक्रेसी पर है। यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम है पूरा, वो मेरिटोक्रेसी पर है। तो यहाँ अगर मैं स्थानीय रूप से देखूं तो शिक्षा सस्ती है। हम नागरिकों के लिए शिक्षा बहुत सस्ती है यहाँ। प्राथमिक स्तर पर तो कुछ देना ही नहीं है, और उसके बाद भी बहुत कम पैसे लगते हैं। लेकिन जैसे आपने भारत की बात की, तो भारत से आने वाले बहुत बड़ी संख्या है जो विश्वविद्यालयों में आती है,
चाहे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर हो या नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, और वो बहुत सारे लोग स्कॉलरशिप पर भी आते हैं। और उसके पहले भी एक SIA स्कॉलरशिप होता है जो सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे भारतीय बच्चे आते हैं। बहुत मतलब बहुत अधिक संख्या नहीं है, लेकिन वो भी काफी है। और वो आते हैं और यहाँ अपने सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन वो यहीं पूरी करते हैं, सिंगापुर में पूरी करते हैं, मुफ्त होती है उनकी वो पूरी शिक्षा जो होती है। और उसके बाद वो यहीं के विश्वविद्यालयों में ज्यादातर रुक कर आगे की पढ़ाई करते हैं और फिर यहीं रह जाते हैं, बस जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं जिन पर जो सरकार यहाँ की चाहती है कि बाहर का टैलेंट, बाहर के प्रतिभाशाली बच्चे आएं और यहाँ आकर पढ़ें, यहाँ आकर काम करें। और विश्वविद्यालयों की मैं बात करूं तो आप NUS आ जाइए, NTU आ जाइए, तो आपको लगेगा कि कुछ कुछ विभाग, जैसे कंप्यूटर साइंस है इस समय बड़ा ही बूम है उसका, और कंप्यूटर साइंस में हमारे यहाँ इस समय 1500 विद्यार्थी हैं हमारे NUS में। जब मैं आर्ट्स के बगल में ही कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी है, तो कैंटीन साझा ही है एक तरह से। तो कभी कभी लगता है कि ये BHU वाले कैंटीन में आ गई हो या NUS में ही हो। अभी इतने अधिक भारतीय बच्चे और हिंदी बोलते हुए, और अरे आज दाल ठीक नहीं थी और ये ठीक नहीं था, वो आंटी थोड़ा सा ज्यादा चपाती दे दीजिए, जो एक पंजाबी ढाबा भी है उसमें। तो ये स्थिति है कि भारत से, क्योंकि एशिया नजदीक है, मतलब ये एशिया में है, और अमेरिका यूरोप के मुकाबले सस्ता है। अगर मैं उस मुकाबले देखूं तो थोड़ा सस्ता है सिंगापुर। और चूंकि भारत से नजदीक है तो माता पिता को ये लगता है कि यहाँ आना जाना या देखना उनको अपने बच्चों को ज्यादा आसान होगा। तो यहाँ भारतीयों की संख्या बहुत अधिक है। दुबे जी, इन्होंने तो स्टूडेंट्स का बता दिया। अगर मैं बात करूं, और इन्होंने कहा कि ये यूरोप और अमेरिका से सस्ता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंगापुर घूमने के नजरिए से, जो भारत से टूरिस्ट, क्योंकि भारत से तो बहुत लोग विदेशों में घूमने जा रहे हैं, तो सिंगापुर एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसा है? वहां पर पिज्जा बर्गर कितने में मिलता है और कितने दिन में सिंगापुर को घूमा जा सकता है? क्योंकि छोटा सा छोटे छोटे टापुओं का देश है, तो उसमें कितना बजट होना चाहिए, और बाकी सुविधाएं, होटल वगैरह, उन सबको लेकर जरा सा बताइए, क्योंकि आप तो घुमक्कड़ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले जो ये बात है कि हर जगह हमें भारत के लोग दिख जाते हैं, बोलते दिख जाते हैं, तो मेरा जवाब यही रहता है कि पूरी दुनिया में हर तीसरा बच्चा इंडियन है। तो आज नहीं, वो तो खैर पूरी दुनिया में आलू और इंडियन तो सब जगह मिल ही जाता है, कल उसे दिखना ही है वो। तो जो संध्या जी ने कहा बिल्कुल सही कहा कि भारत से निकलते ही हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा ऐसी जगह जाए जो बहुत सेफ हो, सिक्योर हो और पास में हो, जहां हम जा सके। और सिंगापुर डेफिनेटली उसमें सबसे पहले सामने आता है। कोई भी देश इतने पास में इतना अच्छा नहीं है जहां आप आराम से बच्चे को भेज सकते हैं। और 4-5 घंटे की फ्लाइट होती है, चेन्नई की 3 घंटे की फ्लाइट है। तो टूरिज्म के मामले में भी राजीव जी जिस तरफ आपका इशारा था, सिंगापुर बहुत बड़ा है। प्रैक्टिकली बोलूं तो जब से मैं आया हूं, मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई हफ्ता या महीना बीतता हो जब मेरा कोई ना कोई रिश्तेदार मुझसे पूछता हो कि भाई आना है तो कहाँ कहाँ जाऊं, क्या क्या खाऊं। तो मैंने एक टेम्पलेट ही बना दिया है यहाँ के लोगों को बनारस के बारे में, और बनारस के लोगों को सिंगापुर के बारे में, कि यहाँ आइए तो यहाँ जाइए, यहाँ खाइए। बड़ा अच्छा। महंगा जरूर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सबसे मजेदार बात है, जैसे बॉम्बे में कहते हैं ना कि फैशन स्ट्रीट भी है जहां आप 100 रुपए की टी-शर्ट ले सकते हैं, और बहुत महंगे दुकानें भी हैं जहां आप हजारों की चीजें खरीद सकते हैं। तो यहाँ सरकार ने इस चीज पे काफी जोर दिया है कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास का आदमी, किसी कोपित्याम कहते हैं उस जगह को जहाँ खाना खाया जा सकता है, आप वहाँ $8 में चिकन राइस, $1.60 लगभग हुआ, तो चिकन राइस खा सकते हैं। तो तकरीबन पूरे दिन का इनका, अगर वो भी करेंगे, रिसर्च करेंगे इनकी इकोनॉमी पर, तो इनका ये जोर है कि $30 में हमारा एक सिटीजन पूरे दिन में आराम से खाना खा सके। एक हुआ लोअर मिडिल क्लास इनकम की। एट द सेम टाइम इनके रंग महल और बड़े बड़े इस तरह के इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है जहां आप एक बार के खाने में, नॉर्मल खाने में आप $300-400 खर्च कर सकते हैं। ऐसे ही होटल्स के भी रेंजेस हैं यहाँ पर, $100 से $150 पर डे के, पर नाइट के होटल हैं, और $1000 पर नाइट के भी होटल है। तो दोनों रेंज खाने में भी रहने में भी है। पहली चीज आप दोनों को यूज कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि जो नीचे है वहां पे क्लीनलीनेस में कोई प्रॉब्लम है या कोई खतरा है, वो भी बहुत अच्छे हैं। और घूमने के लिए अगेन ये देश बहुत छोटा है। जो भी भारत से आता है खासतौर से वो 4 बार पूछता है कि अरे कितना टाइम लगेगा वहां जाने में, मुझे टाइम बताना। सबको मैं बोलता हूँ कि 45 मिनट में आप एक तरफ से दूसरी तरफ पूरा सिंगापुर घूम सकते हैं। तो ये सवाल बार बार मत पूछिए, आप टैक्सी लेके कहीं से कहीं 30 मिनट में जा सकते हैं। और यहाँ पे दूसरी चीज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है कि अगर आप $20 में टैक्सी यूज करते हैं तो $1 में, मतलब 1/20 में आप वहां से वहां बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा सकते हैं। तो अगर आप थोड़ी समझदारी के साथ यहाँ आते हैं तो बहुत कम पैसे में घूम भी सकते हैं।
और घूमने में लगभग ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 दिन यहाँ खर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये देश खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के पेड़, यहाँ की बिल्डिंगें, यहाँ की सुंदरता इतनी प्लास्टिक और एक तरह की है कि आपको बार बार ये कंफ्यूजन होगा कि आप उसी चौराहे पे आके खड़े हो गए, जिस स्ट्रक्चर्ड तरीके में इन्होंने बना दिया है। तो विनोद जी, ये आपका तो जो संसार है थोड़ा सा रचनाशीलता का संसार भी है। आपके जो दोनों उपन्यास हैं, ओक्का बोक्का और इंडियाप्पा, मैं देख रहा था इसमें, मैंने तो नहीं पढ़े क्योंकि यहाँ अवेलेबल नहीं है, मैं नहीं पढ़ सका उनको, अभी कोशिश करूंगा पढ़ने की। मुझे ये बताइए, आपका जो ये इनका जो बैकग्राउंड रहता है, इस रचनाशीलता के मूल में जो समाज है जिसका विवरण करते हैं, उसमें वो कहाँ का रहता है? भारत का रहता है, यहाँ का रहता है, और इंस्पिरेशन क्या है? एक नेवी के कैप्टन होते हुए आपने इस तरह का संसार ना, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। विजय जी, भी आपने एक लेखक से एकदम उसके हिसाब का सवाल पूछा है जी। तो इंडियाप्पा मेरा पहला उपन्यास है जो मैंने 2017 में लिखा था। 2014 के अंत में मैं यहाँ आया था, और जब आदमी अपना, जैसे लड़कियां अपना मायका छोड़ के आती हैं तो पहले 2 साल मायके के टेंशन में रहती हैं, और उसके बाद वो धीरे धीरे ससुराल को अपनाती हैं। तो ठीक उसी तरह से पहला 2 साल तो इसी में था कि यहाँ रहना है कि नहीं रहना है, देश कैसा है, भारत ही मेरे दिमाग में चलता रहता था। तो जो इंडियाप्पा का कथानक है वो पूरी तरह बनारस बेस कथानक है। उसमें मर्चेंट नेवी है, बनारस है, जहाज की अलग अलग दुनिया है, जहां जहां मैं गया मैंने उसको लिखा है। उसमें सिंगापुर कहीं नहीं आता है। मेरा जो दूसरा उपन्यास है जो पिछले साल आया, ओक्का बोक्का, ओक्का बोक्का हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक खेल है जो बच्चे उंगलियों पर हाथ रख के चुनते हैं, अपने जीवन के फैसले करते हैं। तो ये 3 दोस्तों की कहानी है, और उसमें से एक दोस्त सिंगापुर आ जाता है, और उसकी वही जद्दोजहद कि यहाँ रहना है, वहां जाना है, आखिर हमें जीवन में चाहिए क्या, कैपिटलिज्म चाहिए, सोशलिज्म चाहिए। तो जो दूसरा उपन्यास है वो बड़ा मेरा कॉन्शियस डिसीजन था कि वो लड़का जबलपुर का है और सिंगापुर आ जाता है। तो वो उपन्यास मैंने पूरी तरह से सिंगापुर पर बेस करके लिखा है, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि आगे जीवन में बहुत लोग लिखेंगे इसके बारे में, लेकिन कम से कम एक ऐसा उपन्यास मेरे टाइम पर रहे कि जब भी आदमी पढ़े उसको, तो उसको यहाँ का ईस्ट कोस्ट पार्क, यहाँ के कोमलास जहाँ हम भारतीय लोग खाना खाते हैं, चांगी एयरपोर्ट जहाँ हम उतरते हैं और कहते हैं कि चांगी नेवर सीजेस टू एक्साइट यू, तो मैंने कोशिश किया है कि उसके कथानक में सिंगापुर पूरी तरह भरा हो। और यहाँ तक कि उसमें एक मैंने पड़ोसी का कैरेक्टर भी लिया है जो चाइनीज है, और मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमें किस तरह भारत में बोला जाता है कि चाइनीज झालर ना खरीदें, और यहाँ की हम देखते हैं कि यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है, जो हम सोच के आते हैं उससे बिल्कुल अलग है। तो ओक्का बोक्का का कथानक पूरी तरह से सिंगापुर का है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा अपना जो रचना का संसार है उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं आपकी पुस्तकों के बारे में देख रहा था, तो ये काफी तो आपने लिखा है वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, जिस तरह एक पुस्तक है आपकी एलिमेंट्री लेवल की, इंट्रोडक्शन टू हिंदी, बहुत सारी पुस्तकें आपने लिखी हैं और बहुत सम्मानित लेखक हैं आप। तो थोड़ा सा आपने उस संसार के बारे में भी बताइए हमारे पाठकों। मेरी पुस्तकें जो शुरू में मैंने लिखी मुख्य रूप से शिक्षण के लिए थी, विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण जो मेरा मुख्य केंद्र है जिस पर मैं कार्य करती हूँ, क्योंकि यहाँ एनविस में भी मैं चीनी, मलय ऐसे विद्यार्थियों को हिंदी सिखाने का कार्य है जो मुख्य रूप से करती हूँ। तो ये दोनों पुस्तकें ऐसी हैं जो कोई भी व्यक्ति जो हिंदी नहीं जानता है वो खरीद कर इनको विदेशी भाषा के रूप में अगर वो हिंदी सीखना चाहता है तो सेल्फ स्टडी बुक की तरह भी इनका इस्तेमाल कर सकता है और भाषा सीख सकता है, उसके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। फिर एक पुस्तक जो मेरी जो सिंगापुर में उत्तर भारत है उस पर केंद्रीय संस्थान से वो प्रकाशित है, और वो यहाँ की हर आपको छोटी बड़ी हर चीज से परिचय उस पुस्तक में आपको परिचय कराएगा। वो पुस्तक जो मेरी है वो उसमें देखने को आपको मिलेगा, चाहे वो यहाँ तमिल लोगों के द्वारा भी जो चीजें ऐसी हैं, जैसे फायर वॉकिंग फेस्टिवल एक होता है, उसमें उत्तर भारतीय लोग भी कुछ शामिल होते हैं, तो उस पहलू से उसकी भी बात की जाएगी। धोबी घाट है यहाँ जो एक स्थान है जिसका नाम है धोबी घाट, जहाँ पहले धोबी कपड़े धोया करते थे, आज वो बड़ा ही पॉश इलाका है, तो उसकी भी बात है। उसमें पूरे उत्तर भारत, किस तरह से उत्तर भारतीय आए सिंगापुर और किस तरह से उन्होंने दूध बेचने वाले काम, चाय बेचने वाले काम
को करते हुए आज वकील और बड़े-बड़े प्रोफ़ेशन में वो हैं, वो किस तरह से वो पूरी एक जो प्रक्रिया है, जो उनके जीवन का सफ़र है, उसको मैंने दिखाने का उसमें प्रयास किया है। साथ ही यहाँ जो भी संस्थाएँ हैं या जो भी कार्य हो रहा है, उससे भी उसमें आपको जानकारी मिलेगी। बाकी संपादन के कुछ कार्य हैं, जो यहाँ के प्रवासी लेखकों को क्योंकि आगे लाने का काम मैंने मुख्य रूप से ये कोशिश की कि सिंगापुर संगम एक मंच शुरू किया और उसके माध्यम से प्रवासी साहित्य को यहाँ का जो लिखा जा रहा है उसको बाहर लाने का प्रयास किया है। ठीक है, ठीक है। तो दर्शकों, मुझे लगता है कि आपको सिंगापुर घूमने के हिसाब से अगर आपकी इच्छा है तो आपको उसकी जानकारी मिल गई होगी, और शिक्षा को लेकर भी हमारे तो ये दोनों बहुत बड़े शिक्षक सिंगापुर के बैठे ही हुए हैं, तो हमें लगता है कि हमारे दर्शकों को आज काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। तो मैं चाहूँगा कि वो हमारे इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें, और हमारे मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।